बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है। ये 438 और 5401 कोड के लिए है। इसके अलावा 8401 कोड के लिए भी यही बुक जो है वो स्टडी करवाते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये बी कॉम BA ADC BS वगैरह के लिए बुक है। इस बुक के पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे, पास्ट पेपर्स वगैरह इसके सॉल्व करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, गेस्ट क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आ सकते हैं, सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके जी, सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी के बारे में कि क्वेश्चंस जो है ना वो कुछ आते हैं। इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कुछ तारीफ़ें लिखनी होती हैं, या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन होती है, नोट आते हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो लिखने होते हैं। इस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना वो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग जो है इसकी अहमियत क्या है, अकाउंटिंग को पढ़ने की अहमियत क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर दफ़ा आता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके आंसर को भी पहले आप क्वेश्चंस देख लें कि अकाउंटिंग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एनी टू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और फिर कोई सी दो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करें। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट नोट्स लिखें बिजनेस इवेंट्स पर, जर्नल पर, और लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेजर, लेजर क्या होता है उस पर नोट लिखें। ओके जी, नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना इसी पेपर का सेकंड पेज है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स अकाउंट क्या होता है और पेमेंट अकाउंट जो है ना वो क्या होता है। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम अकाउंट क्या होता है और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इन व्हाट वेज आर द टू अकाउंट्स डिफरेंट। अच्छा, ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दो किस्म के अकाउंट हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, इनकी डिफरेंस इनके दरमियान क्या है, ये हमने लिखना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आपने याद करके लिखने होते हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास एक और पेपर है स्प्रिंग 2019 का, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड अकाउंटिंग सिस्टम फॉर कंपनी। या जो पीछे मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी स्टडी अकाउंटिंग। ये एक ही किस्म का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपने लिखना है कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके बारे में डिटेल्स, और उसको हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी अहमियत क्या है। ओके जी, नेक्स्ट इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए पार्ट है, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करें। नेक्स्ट एक थ्योरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है उसको डिस्कस करें, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। ओके जी, नेक्स्ट इसी पेपर का सेकंड पेज है, उसके अंदर कुछ ये क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करें। इट्स बेनिफिट्स, उसके फ़वाइद जो हैं वो डिस्कस करें। इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्कस इन डिटेल द फॉलोइंग कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग विद एग्जांपल्स। सबसे पहला है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, और सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। देखिए दोनों पेपर के अंदर आए हुए हैं, इनमें से एक ना एक लाजमी आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये पिछले पेपर में भी आया, इसमें भी आया, तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, इनके आंसर्स भी
और बुक के अंदर से मैं सारी डेफिनेशंस जो है ना वो आपको मार्क करवाता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने करनी है उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें, सही तरीके से उनको याद कर लें। और आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ अपनी जो थ्योरी है, डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 है, द बेसिक अकाउंटिंग मॉडल। बेसिक अकाउंटिंग मॉडल जो है ना वो क्या होता है? अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो चीज़ याद करनी है वो आप कुरान एंड अकाउंटिंग जो है, कि कुरान और अकाउंटिंग एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। अच्छा, एज ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि कुरान एक कम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ लाइफ है और ये सोर्स ऑफ गाइडेंस है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, याद है और रहनुमाई का ज़रिया है। और फिर ये मीट्स ऑल द चैलेंजेस चेंजिंग टाइम, वो बदलते हुए वक्त के तमाम जो मसाइल है उनका अहाता करता है। और फिर कुरान जो है वो किताबत पर बहुत ज़ोर देता है, प्लेस ग्रेट स्ट्रेस ऑन किताबत, यानी रिकॉर्ड रखने पर जो है ना वो कुरान के अंदर हुक्म आया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो कंटेंट आवर से जो आयात 282 और 283 हैं सूरह अल बकरा की, स्टेट्स दैट या स्टिपुलेट्स दैट, वो क्या कहती हैं? इनमें से जो एक दो इजी सी हैं वो आप याद रख लें। इट इज़ enjoined that the writer or the bookkeeper should record the transactions properly without any omissions or additions of his own। तो इसमें ये है कि जो बुक कीपर है, यानी जिसने रिकॉर्ड लिखना होता है, उसको चाहिए कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो लेन देन हैं, उसको मुकम्मल तरीके से लिखे, बगैर किसी गलती और कोताही के और किसी इजाफे के बगैर। ओमिशंस का मतलब है गलतियों के बगैर, और एडिशन का मतलब है अपनी तरफ से इजाफे के बगैर उसको लिखे, जो भी रिकॉर्ड लिखे। इसके बाद नेक्स्ट है, ही शुड नॉट डिक्लाइन और पुट डाउन इन राइटिंग एनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। वो जो ट्रांजैक्शंस लिखता है उनसे डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, उनसे उसे ये नहीं कहना चाहिए कि ये मैंने नहीं लिखी। इसके बाद ट्रांजैक्टिंग पार्टीज शुड नॉट इन्फ्लुएंस और कंपेल द राइटर टू डेविएट फ्रॉम प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट्स। और फिर ये है कि जो ट्रांजैक्टिंग पार्टीज हैं, जो आपस में लेन देन कर रही हैं, दो फरीकैन, तो उनको भी उस लिखने वाला जो लिखारी है, रिकॉर्ड करने वाला जो है, उसको कंपेल नहीं करना चाहिए, उसको प्रेशर नहीं देना चाहिए कि वो उनका रिकॉर्ड जो है ना वो गलत कर दे। अच्छा जी, इसमें बस इतने ही याद कर लें, काफ़ी है। ये एक दो आयत जो मैंने ऊपर निशान लगवाई हैं वो याद कर लें। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाई अकाउंटिंग इज़ नेसेसरी। अकाउंटिंग जो है ना वो क्यों ज़रूरी है, ये इसमें ही आ जाती है अकाउंटिंग की अहमियत भी। व्हाई वो स्टडी अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा आपने याद रखना है। इसको अच्छे तरीके से रट्टा लगाएं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, इसके की पॉइंट्स बना लें, की पॉइंट्स अपने जहन में रखें और फिर खुद से उसको लिखने की कोशिश करें। तो अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें भी आपने यही लिखना है कि अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना अकाउंटिंग के, वो भी बयान किए गए हैं। ये सारा पैराग्राफ ही उसमें आपने लिख देना है। नेक्स्ट है जी, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की तारीफ क्या है? एक जस्ट डेफिनेशन आपने करनी है, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आएँ तो ये एंड वाली जो डेफिनेशन है, एंड वाला पैराग्राफ, अकाउंटिंग, ये वाली सबसे इजी डेफिनेशन मुझे लग रही है, इसको याद कर लें। उसके बाद ये जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है ना, इसको भी कर लें, क्योंकि इसके अंदर भी उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह बताई गई है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके अंदर ये वाला पैराग्राफ भी आप लिख दीजिएगा। आपका आंसर जो है ना वो ज़्यादा अथेंटिक हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बस यहाँ तक आपने ये याद रख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आए, ग्लोसरी ऑफ कॉमन टर्म्स। सबसे पहली है अकाउंट। अकाउंट की डेफिनेशन याद रख लें, इसको स्टडी करें। उसके बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, यहाँ पे ये प्लस लिखें इस तरह, ओनर्स इक्विटी। ये तीन टर्म्स हैं इसमें, एक साइड पे एसेट्स हैं और इक्वल की दूसरी साइड पे लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना है आपने। ये आगे आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। एसेट का मतलब होता है
असासे, जो असासे होते हैं ना, जिनकी कुछ वर्थ होती है, जिनकी कुछ वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल ज़मीन है, लैंड या सोना है, चांदी है, बर्तन है, मकान है, इस किस्म की चीज़ें जो है ना, फर्नीचर, जिसकी कुछ वर्थ होती है, उसको एसेट बोलते हैं, असासे। लायबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और ओनर्स इक्विटी मालिकान का हिस्सा होता है। ये इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसने इनको अलग-अलग डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। एसेट्स क्या होते हैं, याद करने हैं आपने। बिज़नेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट किसको बोलते हैं और क्रेडिटर किसको बोलते हैं, और इसी तरह डेबिट क्या होता है और डेबिटर क्या होते हैं। ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। क्रेडिट और डेबिट जो होते हैं ना, ये बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। एक लाइन इन दोनों में आपने लिख देनी है कि दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना जी। क्रेडिटर जो है, इट इज़ अपोजिट टू डेबिटर, और इसको हम सी आर से लिखते हैं। इसी तरह डेबिटर जो है, इट इज़ अपोजिट टू क्रेडिटर, डेबिटर इज रिटन एज डी आर। ठीक है जी। दोनों में आपने एक जुमला तो कॉमन लिखना है ना, कि ये दूसरे के उल्टा है और वो इसका उल्टा है। उसके बाद डिस्काउंट्स है, ड्राइंग्स हैं, फोलियो क्या होता है, इनकम क्या होती है, जर्नल किसे कहते हैं। जर्नल और लेजर ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आपने लाजमी याद रखना है। इसके बाद लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट पेज को अगर देखें तो ट्रांजैक्शन और ट्रायल बैलेंस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लें। ओके जी। नेक्स्ट कुछ एब्रीविएशंस हैं, ये आपको एज अकाउंटिंग स्टूडेंट वैसे भी याद होनी चाहिए। प्रॉफिट को पी से लिखते हैं, लॉस अकाउंट को एल ए सी, प्रॉफिट काउंट को पी ए सी लिखते हैं। ठीक है। प्रॉफिट काउंट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल ए सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद बैलेंस शीट को बी एस लिखते हैं कैपिटल के अंदर, ट्रायल बैलेंस को टी बी लिखते हैं, अकाउंट को ए सी लिखते हैं, ए लिख के आगे स्लैश डालकर सी, वाउचर को वी आर, और डेबिटर के लिए आप पढ़ चुके हैं डी आर, क्रेडिटर के लिए सी आर। और ये देखें ना, थोड़ा उसने डिफरेंस के साथ लिखा है। ये जो राइट साइड पे है, इनको आप राइट साइड पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। इसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, लेजर फोलियो को एल एफ लिखते हैं। इसके बाद इनवॉइस को आई एन वी और आगे डॉट लगाते हैं, ये इनवॉइस है। इसके बाद एक्सपेंस को ई एक्स पी लिख के आगे डॉट लगाते हैं, ये कुछ एब्रीविएशन है। ओके जी। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम, लाजमी आपने याद करना है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि दो तर्ज होती है, किसी भी अकाउंट को संभालने के लिए डबल एंट्री सिस्टम होता है, दो एंट्रीज होती हैं। अच्छा, इसका कंसेप्ट वो कहता है कि कुरान के अंदर भी है, जिस तरह कुरान पाक के अंदर अल मशअमा और अल मैमना, ये दो अल्फाज आए हैं कि बाएं हाथ वाले और दाएं हाथ वाले, लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वाले। इसी तरह यौमुल हिसाब, यानी हिसाब के दिन, क़यामत के दिन, जिनका लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, जिनका बायां हाथ वाले अमाल जिनके भारी होंगे, असहाबुल शिमाल और असहाबुल मैमना, जो जिनके दाएं हाथ वाले अमाल भारी होंगे। तो इस तरह दो एंट्रीज हैं। कुरान करीम के अंदर भी इसका कंसेप्ट है, इसी तरह यहाँ पे भी इसका कंसेप्ट आएगा अकाउंटिंग के अंदर भी डबल एंट्री सिस्टम का। तो ये दो एंट्रीज हैं, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ये दो एंट्रीज हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक अमाउंट हम डेबिट करते हैं, दूसरी क्रेडिट करते हैं। तो ये दोनों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वही डेफिनेशंस भी इसमें लिख देना, ये वाला पैराग्राफ भी लिख देना। और फिर ये बताना कि किसी भी अकाउंट के अंदर आप डेबिट को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और क्रेडिट को आप राइट साइड पे लिखते हैं। मींस अगर आपके पास पेज है, पेज को आप हाफ से सेपरेट करते हैं, एक साइड पे आपने लेफ्ट साइड पे हमेशा डेबिट लिखना है और राइट साइड पे क्रेडिट लिखना है। ठीक है। इसके बाद डेबिट्स और क्रेडिट्स लिखने के रूल्स हैं। रूल्स आपको पता होना चाहिए, इनके बगैर आप डेबिट और क्रेडिट नहीं लिख सकते। तो इक्वेशन वही है, उस इक्वेशन को आपने यूज करना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये वाले रूल्स जो है ना, एसेट्स के लिए क्या रूल है, लायबिलिटीज के लिए क्या रूल है, और ओनर्स इक्विटी जो है ना, उसके लिए क्या रूल है। तो ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपने अच्छी तरह समझ के याद रखने हैं। इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। नेक्स्ट है जी जर्नलाइजिंग। जर्नल क्या होते हैं, जर्नल किस तरह बनाए जाते हैं।
तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग अदर अकाउंट। एक अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं, उसको जनरलाइज बोलते हैं। तो इसमें इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, वही वाली इक्वेशन है, इसमें भी लिख देनी है। और इसमें दूसरी कंडीशन है डेबिट्स इज इक्वल टू क्रेडिट्स, इसमें डेबिट्स क्रेडिट्स के इक्वल हो जाते हैं। ओके जी। नेक्स्ट आपने इसका एक फॉर्मेट है, ये आपने याद रखना है। जर्नल जो होगा ना वो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। इसके जो टेबल्स आपने बनाने हैं, एक टेबल के अंदर आपने डेट लिखनी है, सबसे पहला जो इसका कॉलम होगा। दूसरा कॉलम जो है उसके अंदर आपने पर्टिकुलर्स लिखने हैं, और ये थोड़ा सा आपने बड़ा बनाना है क्योंकि इसके अंदर सारे पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे। उसके बाद लेजर फोलियो है, एक कॉलम आपने लेजर फोलियो वाला बनाना है। और उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट वाले सेक्शन में आपने फिर दो कॉलम बनाने हैं, एक आपने डेबिटर अमाउंट और दूसरी क्रेडिटर। और आपको पता है कि डेबिट आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है और क्रेडिट आपने राइट साइड पे लिखना है। तो ये एक इसका फॉर्मेट है, ये आप इसको याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको कंप्लीट डिटेल से आपको समझाऊंगा कि किस किस्म का आपने जर्नल कैसे बनाना है। इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता होता है, अक्सर पेपर के अंदर इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसकी इक्वेशन और ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट है एक डेफिनेशन दी लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेजर क्या होती है? तो बेसिकली लेजर जो है वो एक रजिस्टर होता है, एक किताब होती है जिस पे आपको रिकॉर्ड जो है ना वो लिखते हैं। तो कुरान करीम में तीन किस्म के जो रजिस्टर हैं उनके बारे में जिक्र आया है। अल इल्लियीन, इल्लियीन जो है ना वो ऐसा रजिस्टर है जिसके ऊपर रहम दिल और नेक लोगों के रिकॉर्ड हैं। उसके बाद सिज्जीन है, सिज्जीन के ऊपर गुनाहगार सिनर्स जो हैं, गुनाह करने वाले, उनके रिकॉर्ड हैं। और लौह महफूज, तीसरा रजिस्टर जो कुरान पाक में जिक्र आया वो लौह महफूज आया है, जिसके अंदर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कायनात की हर चीज़ जो है ना वो लिखी गई है। तो ये इसकी डेफिनेशन वगैरह, लेजर क्या होता है और कुरान करीम के अंदर उसका क्या कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है। ये वाली भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी हम देखेंगे लेजर किस तरह बनाया जाता है, और फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह आपने याद रखनी है। अच्छा, ये इसका थोड़ा सा फॉर्मेट है, इसको भी ज़हन में रखें। ये जर्नल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें एक साइड पे आपने डेबिट लिखने हैं और दूसरी साइड पे क्रेडिट लिखने हैं, और दोनों के सेम एक जैसे होंगे। एक साइड पे पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस, अमाउंट, ये डेबिट के होंगे। और दूसरी साइड पे यहाँ से ये पेज जो है ना वो सेपरेट हो रहा है, दूसरी साइड पे डेट, पर्टिकुलर, रेफरेंस और अमाउंट जो है ना वो क्रेडिट के होंगे। एक साइड पे हम डेबिट लिखेंगे, दूसरी साइड पे क्रेडिट। तो ये इसकी फॉर्मेट होगा लेजर का। इसके बाद नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का आपको पता होना चाहिए, शायद पहले में भी आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाया जाता है, किस तरह लिखा जाता है, ये इसके स्टेप्स हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। इसका तरीकाकार क्या है तो ये भी देख लीजिएगा। इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, इस पे भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ओके जी। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। इसमें ये एक डेफिनेशन है, वर्कशीट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आ जाए। इसको भी आप डेफिनेशन को याद रख लीजिएगा, 58 पेज पे ये है। तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 66 पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लाजमी क्वेश्चन आपने करना है। ये आता है, अगर लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट में ना आ जाए तो लॉन्ग में आ जाए, बाज़ औक़ात नोट आ जाता है इस पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे फिर इसकी टाइप्स हैं, वो भी आपने लाजमी करनी है। इनकम स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेट इनमें से दो कम अज़ कम लाजमी कर लें। इनकम स्टेटमेंट है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये भी आ रहा है, आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है। एक दो कर लें आप इनमें से। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट के अंदर भी आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक और अकाउंट है, उनके दरमियान डिफरेंस जो है ना वो पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये सारा नहीं याद रखना, जस्ट इसकी डेफिनेशन करें और फिर इसको थोड़ा सा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करने के काबिल हों। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बल्कि वही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पीछे आपको निशान लगवा दिया है, इसको बेशक रहने दें आप। इसके बाद यहाँ पे है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेफिनेशन याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ये इंपॉर्टेंट है, आप बेशक इनकी डेफिनेशंस ना करें ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट की, ये वाला डिफरेंस याद कर लें। ट्रायल बैलेंस आ जाए तो ये वाला लेफ्ट साइड लिख देना, बैलेंस शीट पे आ जाए क्वेश्चन ये वाला लिख देना, अगर डिफरेंस आ जाए तो दोनों लिख देना। तो ये डिफरेंस आप याद रख लें, पीछे वाली डेफिनेशंस को छोड़ दें, इसमें डिटेल सारी आ जाती है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस। तो इसमें अगर आप पेज नंबर 93 पे आए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहला है परपेचुअल इन्वेंट्रीज और सेकंड है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड जो है इन दोनों को आपने याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन अक्सर आता होता है, नोट के अंदर ये आ जाता है, परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों जो है। ओके जी, इसमें बस यही दो डेफिनेशंस थी करने वाली, बस आपने यही रखनी याद, इसके बाद कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 जो है ना, उससे भी मेरे ख्याल से कोई इतनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नहीं है जो पेपर में आ सकती है। ओके जी, नेक्स्ट आए यूनिट नंबर 5 के ऊपर। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एरर्स एंड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके जी, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको याद कर लें। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन। इनको बस सर ये एक नज़र देख लें। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। इस किस्म के जो डिफरेंस है ना, डिफरेंशिएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान। तो इसमें तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आ जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आ जाए, या दोनों का डिफरेंस आ जाए, तो आप तीनों चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। तो कैपिटल और रेवेन्यू की अलग-अलग डेफिनेशन याद करने की कोई नहीं ज़रूरत, आप इनको याद कर लें तो तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आ जाए तो ये वाली साइड लिख दें, या रेवेन्यू पे आ जाए ये वाली लिख दें, अगर डिफरेंस आ जाए तो आप दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर से सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सिंगल एंट्री सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल एंट्री सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पे है सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं, ये फीचर्स आपने याद करने हैं, इनके नाम भी आपको याद हों, और एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन भी आप कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। उसके बाद है जी डीमेरिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना, उसके नुकसानात क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, क्यों हम सिंगल एंट्री के सिस्टम को छोड़कर डबल एंट्री सिस्टम की तरफ गए। तो ये कुछ उसके नुकसानात हैं जिनकी वजह से ना सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादा मौसर नहीं है। तो इनके भी नाम आपने याद रख लेने हैं, बाकी इनमें एक एक लाइन तो आप लिख सकते हैं ना। अब रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ एरर्स, इसके अंदर आप लिख सकते हैं खुद से कि इसमें फ्रॉड का रिस्क होता है, लोग जो है ना वो एक दूसरे से फ्रॉड कर लेते हैं। इस किस्म की चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, जस्ट नाम आपको याद हों, मार्कर से हेडिंग दें और उसमें एक दो लाइनें जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की लिख दें। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 6 के ऊपर, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। इसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो उठाता है, अक्सर पेपर के अंदर देखा गया। ये पेज नंबर 222 पे है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है और ये किस तरह बनाई जाती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस है, और सेकंड मेथड जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक बैलेंस है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है और ये किस तरह प्रिपेयर की जाती है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन अक्सर आता है। ये इसको बनाने के रूल्स हैं, इनको एक नज़र देख लें, आपको शायद याद रह जाए, क्योंकि ये ऊपर वाला जो थ्योरी है थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगी, डिफ़िकल्ट लगेगी, और यहाँ पे ये जो स्केच बना हुआ है कैश बुक से स्टार्ट करके किस तरह बनाते हैं, पासबुक से स्टार्ट करके किस तरह बनाते हैं, तो ये वाली चीज़ें आप लोग के ज़हन में रह जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट अगर आप 251 पेज पे आएँ तो ये समरी है, इसमें छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं वो याद कर लें। कैश बुक, ये शायद पहले भी किसी चैप्टर में मैं आपको निशान लगवा चुका हूँ। कैश बुक की काइंड्स क्या होती हैं, एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है।
थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। इसके बाद पैटी कैश बुक है, इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिएगा, शायद यहाँ से भी उठा के दे दे, लेकिन ज़्यादातर बैंक रिकॉन्सिलेशन सिस्टम जो है ना, स्टेटमेंट जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे भी निशान लगवा चुका हूँ, वहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, बैंक रिकॉन्सिलेशन सिस्टम। और फिर हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन सिस्टम, इसके दो मेथड हैं, दो अप्रोचेज हैं। आप कैश बुक से स्टार्ट करके या फिर पासबुक से स्टार्ट करके ये जो स्टेटमेंट है आप तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अगर आप पेज नंबर 265 पे आए तो ये एक डिफरेंस टेबल बना हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है, दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद कर लें इसको, अच्छी तरीके से रट्टा लगा लें। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे आ जाए क्वेश्चन तो ये वाला लिख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आ जाए तो ये वाला लिख सकते हैं। एक और अकाउंट जो है ना, मैं आपको पहले या दूसरे चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, निशान लगवाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन दोनों के दरमियान आ जाता है डिफरेंस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के दरमियान डिफरेंस करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर के अंदर आए हुए होते हैं और इनको आपने लाजमी करके जाना है। बहुत आसान है, आपने जस्ट इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बड़ी इजी और सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, जिस तरह ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इस किस्म के डिफरेंसेस होंगे इनमें। तो अगर अलहदा इन पे आ जाए क्वेश्चन तो भी आप लिख सकते हैं, अगर इनका डिफरेंस आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आपको याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 जो है, इनसे इतनी खास कोई डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप स्किप कर दें, कोई चीज़ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 7 चैप्टर्स है, जो जो डेफिनेशंस मैंने कुछ चंद एक लगवाई हैं आपको, ये आपने लाजमी करके जानी है, अच्छे तरीके से रट्टे लगा के जाना है। इनमें से आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। इनमें से कम से कम आपके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो लाजमी अटेम्प्ट हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का भी एक आध पार्ट इसमें से आपका हो जाएगा, तो 40-50 नंबर का पेपर जो है इसमें से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर 2 नंबर 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आपके लग जाते हैं तो 40 नंबर का पेपर आप हल कर सकते हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चंस आपको मैं इस तरह के करवाऊँगा जो बिल्कुल सिंपल होंगे, एक क्वेश्चन कर लेने से कोई भी उस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो वो आप कर सकते होंगे। तो इस तरह आपका पेपर जो है वो बिल्कुल ईज़िली पास हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाकी मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाऊँगा क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। इन चीज़ों को पढ़िएगा, याद कीजिएगा। बाकी मज़ीद अगर इसमें से कोई चीज़ भी आपको समझ ना आ रही हो, याद ना हो रही हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या उस पे अलग आपने वीडियो बनवानी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। मैं जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो उस पे अलग से अगर लेक्चर आप कहेंगे तो वो भी बना दूँगा। क्योंकि इसमें जस्ट मैंने आपको गेस दिया है, अब सारी चीज़ें तो अलग-अलग एक ही लेक्चर में डिस्कस नहीं ना कर सकते। तो इसलिए किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर के एंड पे लेक्चर की फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेक्चर के अंदर कोई एरर्स एंड ओमिशंस हों, कोई भी गलती हो या कोई बेहतरी हो सकती हो, तो वो लाज़मी कमेंट कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।